नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आज की खास खबरों की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पचपदरा में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया। 79,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं में से एक है। इसमें अत्याधुनिक रिफाइनिंग तकनीक के साथ एकीकृत पेट्रोकेमिकल उत्पादन की सुविधा विकसित की गई है, जिससे ईंधन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन अधिक दक्षता और गुणवत्ता के साथ किया जा सकेगा। इस परियोजना से भारत की रिफाइनिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा देश के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को नई गति मिलेगी। साथ ही इससे आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। राजस्थान के लिए यह परियोजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। 90 लाख मीट्रिक टन यहां से रिफाइन होगा ऑयल और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश भारत बन गया है। उल्लेखनीय यह भी है कि पिछले 50 सालों से अमेरिका ने कोई रिफाइनरी अपनी नहीं लगाई है, लेकिन भारत आगे भी और रिफाइनरी लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर इससे देश की अर्थव्यवस्था को दिशा मिले, रोजगार बढ़े और ऊर्जा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो सके। आयात अगर आ रहा है तो निर्यात भी बढ़ जाए। इन सब बातों के मद्देनजर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अल्फा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्यों को लेकर आरोप है कि वे भारतीय सेना का अपमान करते हैं। इसी वजह से कई लोगों और संगठनों ने फिल्म को मंजूरी देने वाले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के सदस्यों को निलंबित करने की मांग की है। आलोचकों का कहना है कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए उसके प्रति किसी भी प्रकार का अपमानजनक चित्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी संदर्भ में यह संदेशा भी दिया जा रहा है कि भारतीय सेना का अपमान करके कोई बच नहीं सकता। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारियों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही लिया जाएगा। लेकिन विचारणीय है, यदि बात सेना की हो तो जनता की सद्भावना, जनता का इमोशन सब कुछ उस खबर से जुड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इस पर विशेष रूप से कार्रवाई करे। भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA के तहत पाकिस्तान में सक्रिय 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। ये व्यक्ति जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार इन व्यक्तियों का संबंध भारत में हुए कई बड़े आतंकवादी हमलों, सीमा पार घुसपैठ, ड्रोन के माध्यम से हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी तथा आतंकवादी भर्ती जैसी गतिविधियों से रहा है। इनके नाम बहुत जरूरी है जानना। इसमें पहला नाम आया है मसूद इलियास कश्मीरी। ये 23 जो आतंकवादी हैं उनमें पहला नाम मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक खान, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हफीज अब्दुल शकूर, अब्दुल्लाह जिहादी, फिरदौस अहमद भट्ट, गुलाम फरीद, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद मीर, आबिद कयूम लोन, नाजिर अहमद गुजर, हफीज अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हफीज खालिद वालिद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की। ये सब बहुत नाम गाए बगाए सुनते रहते हैं और इनको सबसे बड़े आतंकवादियों की लिस्ट में भारत सरकार ने शामिल किया है। मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ तैयबी, ओवैस फरूज, कारी यकूब शेख, राना वलीद अतीफ, वसीम नूर जाट और मोहम्मद शाहिद फैजल। इस कदम का उद्देश्य आतंकवाद के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करना, उसकी वित्तीय तथा संगठनात्मक गतिविधियों पर रोक लगाना तथा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना है। UAPA के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किए जाने पर उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई, यात्रा पर प्रतिबंध और अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। यह निर्णय आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे चलते हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश की पहली ही जोरदार किश्त ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मुंबई में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बीते 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। 200 मिलीमीटर यानी 8 इंच वर्षा। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, विले, पार्ले घाट के ऊपर समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर जगह जगह पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ है और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई मार्गों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी
बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। आने वाले घंटों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे जनजीवन पर असर और बढ़ सकता है। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए उनके राजनीतिक अतीत की याद दिलाई। ममता बनर्जी ने कहा कि आप जिस दल में हैं उससे पहले आप कांग्रेस में थे और करीब 10-11 साल तक तृणमूल कांग्रेस में विधायक और मंत्री रहे। आपने सिंचाई और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले और पार्टी की ओर से 6 जिलों की जिम्मेदारी भी निभाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई की प्रतिक्रिया होती है, आज जो करेंगे उसका असर भविष्य में देखने को मिल सकता है, इसलिए सरकार को सही ढंग से चलाइए। ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने जो बयान शुभेंदु अधिकारी के लिए दिया, लोग ये भी कह रहे हैं कि काश ममता दीदी आप ये बात पहले समझ जाती कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यदि इस तरह की कार्रवाई जिसमें अंडे फेंके जाएं, इसका कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता। उनके आक्रोश को जरूर समझा जा सकता है। कोर्ट ने भी इसके लिए कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार से कहा है। फिलहाल इस पर शुभेंदु अधिकारी की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभावित विपक्षी गठबंधन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि यह गठबंधन विचारधारा का नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा का गठबंधन है, जहां दोनों दलों का मुख्य उद्देश्य जनता नहीं बल्कि 403 विधानसभा सीटों में अधिक से अधिक हिस्सेदारी हासिल करना है। कांग्रेस की सीटों की मांग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीट जीतने के बावजूद 200 सीटों की मांग करना जमीनी राजनीतिक स्थिति से मेल नहीं खाता। साथ ही 2017 के समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसे विरोधी पक्ष असफल प्रयोग बताते हुए कह रहा है कि यह कोई नया राजनीतिक अध्याय नहीं बल्कि पुराने प्रयोग की पुनरावृत्ति है। इसके अलावा सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 806 सीटों वाले बयान को लेकर भी विपक्षी गठबंधन के आलोचक इसे गंभीर राजनीतिक बातचीत के बजाय व्यंग्यात्मक टिप्पणी बता रहे हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश, जहां पर जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ता जाएगा, गर्मा गर्म बयान हम देखते रहेंगे और गर्मा गर्म चर्चा आपको बताते भी रहेंगे, लेकिन उसमें सच्चाई जरूर होगी। आगे चलते हैं। ऑनलाइन पायरेसी पर सख्ती करते हुए केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम से अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पायरेटेड फिल्में, टीवी चैनलों की अवैध स्ट्रीमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कॉपीराइट वाले कंटेंट को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने टेलीग्राम से यह भी कहा है कि वह 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपे। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य भारत के फिल्म उद्योग, कंटेंट क्रिएटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों के कॉपीराइट की रक्षा करना तथा ऑनलाइन पायरेसी पर प्रभावी रोक लगाना है। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट नियमों का सख्ती से पालन होने से रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और अवैध रूप से सामग्री साझा करने पर अंकुश लगाया जा सकेगा। पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान इस समय कई सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही समूहों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आती रही हैं। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव भी हिंसक रूप ले लेता है। दूसरी ओर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक असंतोष देखने को मिला है। इसे स्थानीय पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं बता रहा, बंदिश है, इंटरनेट पे बंदिश है, सोशल मीडिया पे बंदिश है, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाती है। इसलिए जो भी कुछ देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, वो बताता है कि विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक असंतोष जबरदस्त है। बड़ी संख्या में लोग निकल आए हैं और इन घटनाओं के बीच कई विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के सामने एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियां खड़ी हैं। पाकिस्तान में बढ़ती आंतरिक अशांति और अलगाववादी गतिविधियों के बीच देश के कई हिस्सों में अस्थिरता और विभाजन जैसी स्थितियों की चर्चा की गई है। हालांकि यह कहना कि पाकिस्तान निश्चित रूप से टूट जाएगा या कई हिस्सों में बढ़ जाएगा फिलहाल एक अनुमान है, क्योंकि वहां पर सेना ही सब कुछ है, वही निर्धारित करती है डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी, चुनी हुई सरकार का मुखौटा लगाए रखना है या फिर समय आने पर उतारना है। और बर्बरता के लिए वो जानी जाती है, जैसे कि बलूचिस्तान के कई उदाहरण सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी वो कहर ढाए हुए है। तो पानी का संकट जो भारत ने रोक रखा है उसके चलते असंतोष सामने आना ही आना है और पीओके में रही सही कसर भी पूरी हो रही है। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है वो वहाँ के लोगों को भी शायद समझ में नहीं आ रही कि सरकार और फौज आखिर चाहती क्या है और कर क्या रही है। चलिए आगे चलते हैं अपने जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान शुरू किया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया।
जानकारी के अनुसार इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई गई थी। सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी किए जाने के बाद आतंकियों ने खुद को घिरा महसूस करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यह अभियान मुठभेड़ में बदल गया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ऑपरेशन जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ पर्यटन फिर से तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने इसको देखते हुए आतंकियों को लॉन्चिंग पैड से रवाना करना शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है। और ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। सर्च करो और उसके बाद उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दो। ये कश्मीर में 40 सालों से चलता आ रहा है करीब करीब, और आगे भी ये चलता रहेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी तब्दीली जो आई है वो ये कि 1 या 2 आतंकी भी दिखाई दे जाएं तो सुरक्षा बलों तक सूचना पहुंच जाती है। ये बहुत बड़ी कामयाबी कहना चाहिए जम्मू कश्मीर की है, पुलिस की है, जनता की है कि सूचना समय रहते यदि मिलती रहेगी, 1 या 2 या कम संख्या के आतंकवादी कहाँ छुपे हैं यह भी मालूम पड़ता रहेगा, तो पाकिस्तान की जो आतंक फैलाने की नीति है उसकी कमर टूट जाएगी। एक है विवेकानंद तिवारी, शहडोल में ट्रैफिक पुलिस विभाग में पदस्थ हैं और हंसते नाचते गाते चेहरे पे मुस्कान लाते लोगों को ट्रैफिक के नियमों से अवगत भी कराते हैं, उनको पालन करने में मदद भी करते हैं और नए नए नियम किस तरह से लागू हो रहे हैं वो यह भी बताते हैं। और जो एक बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए इनकी पकड़ में आ जाता है वो हंसते हंसते अगर चालान ना कटवा दे तो कहना, लोग हंसते हंसते चालान कटवाते हैं और आसपास जो लोग खड़े होते हैं वो भी उत्साहित होते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करने में। और इनकी लोकप्रियता यह है कि ये वीडियो रील बनती है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाती है। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनते हैं, यूट्यूब पे जाती है, फेसबुक पे जाती है और इनके 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स बतलाए गए हैं। तो ये जो करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं वो इसलिए बने हैं क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि हमारे देश में ट्रैफिक नियमों का पालन करने में सबसे ज्यादा लापरवाही और नजरअंदाजी बरती जाती है। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि ट्रैफिक नियमों में संयम किसे कहते हैं। रेड लाइट एरिया पे अगर 50 लोग खड़े हैं तो 2 या 3 नौजवान या कह लीजिए बुजुर्ग भी अब तो जो पहले से नियम तोड़ते आए, उनकी आदत से वो बाज नहीं आते और वो धता बताते हुए ऐसा लगता है कि रेड लाइट पे जो संयम के साथ पालन कर रहे हैं नियमों का, उनको अंगूठा दिखाते हुए दिलेरी के साथ निकल जाते हैं और रेड लाइट पार कर लेते हैं। भारत में सीमित संसाधन है, हर जगह वीडियो नहीं बन पाते और देखा देखी फिर कुछ बच्चे भी सीखते हैं और वो भी नियमों को तोड़ने लगते हैं। तो ये हमारे यहाँ बदस्तूर ये बात जारी है। तो ऐसे में विवेकानंद तिवारी जैसे कांस्टेबल्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उनका सड़क पर बने रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक इंदौर है, इंदौर में भी एक पुलिस कांस्टेबल रणजीत सिंह इसी तरह का काम करते हैं। उनकी कदकाठी बहुत आकर्षक है और पूरी ताकत के साथ वो लगा देते हैं ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए, ब्रेक डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ एक तरीका होता है, एक ब्रांड बनता है उस व्यक्ति का। और जहां सबसे ज्यादा देश में लापरवाही बरती जाती है और जिसके चलते सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना। ऐसे में विवेकानंद तिवारी को सस्पेंड कर देना। और किस बात पर सस्पेंड कर देना कि भाई जिस दिन आपने छुट्टी ली थी, अवकाश लिया था, उस दिन आप सड़क पर पाए गए नाचते गाते, और वो भी पुलिस की वर्दी में। जिस दिन आपने छुट्टी ली उस दिन आपने पुलिस की वर्दी क्यों पहनी, ये सवाल उठाया गया है। अब गहन जांच किए बगैर तो वो साबित नहीं हो सकता कि वो सही में ये चीज कर रहे थे या नहीं, लेकिन करोड़ों फॉलोअर्स एकदम से जो उनके हैं उसमें ये बात आ गई कि आखिर इतना शानदार व्यक्ति जो पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका है ट्रैफिक नियमों को लेकर, उसको सस्पेंड क्यों किया गया, वो भी अवकाश के दौरान ये बताते हुए कि आप सड़क पर नजर आए ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में। बहरहाल सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ये नौकरी मुझे नहीं करना, मैं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति दीवाना हूं, तो मैं अपना काम अपने स्तर पर करता रहूंगा, लेकिन मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। अब ये बात सोशल मीडिया पे करोड़ों फॉलोअर्स हैं तो जगह जगह फैल गई। लिहाजा जो प्रशासन है उन्होंने अभी बताया जाता है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, विचारणीय है। लेकिन कहना है विवेकानंद तिवारी का कि मैं जिस दिन बताया जा रहा है कि छुट्टी पे था और मैं ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में था, उस दिन मैं नहीं था। ये जितने भी चैनल हैं वो उनकी पत्नी के नाम से हैं और उनकी पत्नी ने उस दिन उसको अपलोड कर दिया। जो दिन अपलोड किया उन्होंने, उनका जो रिकॉर्डेड वीडियो जिस दिन अपलोड किया उस दिन वो छुट्टी पर थे, ये उन्होंने बतलाया है। तो बहरहाल प्रशासन क्या निर्णय लेगा, नियम कानून के तहत ही लिए जाते हैं और जो भी निर्णय है, लेकिन लोगों के बीच में चर्चा का विषय हो गया कि ट्रैफिक पुलिस की रेड लाइट तो आप बता देते हो कि पार करना है या नहीं, लेकिन नौकरी में कभी रेड लाइट आ जाए तो कितना संयम चाहिए और कब हरी बत्ती मिलेगी और कब विवेकानंद जी सड़कों पर वैसे ही दौड़ेंगे, इसका इंतजार लोग कर रहे हैं। नमस्कार।